हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आद्य राज के रूप में किया गया है? यानी वह कौन सा अभिलेख है जिसमें श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख। और पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख को किसने बनवाया था? इसे बनवाया था प्रभावती गुप्त ने, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और जिसका विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। तो इसके जो ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें इस बात का जिक्र है कि श्रीगुप्त था वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इससे यह सिद्ध होता है कि जो श्रीगुप्त था वो एक स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि वह किसी राजा के अंडर में, यानी उसके राजा के नियंत्रण में वह राज्य कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जा चुका है। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। वास्तव में इसका जो नाम था वो केवल गुप्त था। विद्वानों के अनुसार गुप्त वंश का जो प्रथम राजा था वो केवल गुप्त था और श्री की उपाधि उसने राजा बनने के बाद धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटोत्कच गुप्त किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त का जो पुत्र था वो घटोत्कच गुप्त था और श्रीगुप्त व घटोत्कच ये महाराज कहलाते थे और इन्होंने केवल महाराज की उपाधि ही धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धिराज, ये वर्ड महाराजा धिराज है, महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धिराज की उपाधि यानी राजाओं का भी राजा की उपाधि जिसने धारण की थी वो था ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। इसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि 2 चंद्रगुप्त हुए इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी और इसने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। लिच्छवी उस समय उत्तरी बिहार की प्रमुख राजनीतिक शक्ति थे और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वास्तव में गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख गुप्त वंश के किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है वह गुप्त वंश के ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगर बात करते हैं समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये वास्तव में अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, जिसे बाद में समुद्रगुप्त ने ला करके यहाँ इलाहाबाद में यानी प्रयाग में स्थापित किया था। इसमें समुद्रगुप्त तक के जितने भी ये राजा हुए हैं गुप्त वंश में उनका वर्णन है और समुद्रगुप्त ने जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी उसका भी इस अभिलेख में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है एवं इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। विक्रमांक, विक्रमादित्य एवं परम भागवत ये 3 उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में प्रसिद्ध हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का जो साहित्य और कला का जो युग था उसको स्वर्ण युग कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलसट स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त से।
बिलसठ स्तंभ लेख यह कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है। इसमें गुप्त संवत 96, इसमें जो गुप्त संवत दिया हुआ है वो 96 दिया हुआ है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय गुप्त संवत की स्थापना की थी, और वो कौन सा था? वो था 319 यानी 319। यदि उसमें गुप्त संवत 96 यानी 96 को ऐड कर दिया जाए तो ये होता है 415 ईस्वी। तो ये तिथि इसमें अंकित है। बिलसठ उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्त राजाओं की वंशावली दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ लेख है वह संबंधित है ऑप्शन डी स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त की वंशावली एवं पुष्यमित्रों एवं हूणों के साथ उसका जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है, और इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर लेख गुप्त वंश के किस राजा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बंधु वर्मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो गुप्त शासन के दौरान वह व्यक्ति जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था वो था ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे और इनका प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर विश्व के अन्य भागों पर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है वो है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसने जो उपाधियां जो धारण की थी समुद्रगुप्त ने वो की थी पराक्रमांक, अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम। अभिलेखों में इस राजा के लिए सर्वराजोच्छेता शब्द प्रयुक्त हुआ है और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा और एक कुशल सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हूणों को पराजित किया या हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख कहाँ स्थित है? ये गाजीपुर में स्थित है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये जो भीतरी है ये गांव है, तो इसको भीतरी अभिलेख के नाम से जाना जाता है और इस अभिलेख को जो उत्कीर्ण कराया था ये स्कंदगुप्त ने कराया था। तो इस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त का हूणों के साथ युद्ध हुआ था, उसमें हूण पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश और विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कला एवं संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं क्योंकि गुप्त राजाओं ने अजंता में कई मंदिरों और गुफाओं का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल को। गुप्त काल को कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गोल्डन एरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये माना जाता है कि उज्जैनी के शासक जो विक्रमादित्य थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, परंतु इसमें थोड़ा सा मतभेद है। उसका कारण यह है कि वह राजा जो उज्जैनी के शासक थे और जो जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उनका जो विक्रम संवत प्रारंभ होता है वो 58 ईसा पूर्व से होता है, जबकि गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में की गई है। तो इसलिए इस तिथियों में तो मतभेद है, क्योंकि वो 58 ईसा पूर्व और ये 319 ईस्वी। तो बात करते हैं कवि कालिदास की। तो कवि कालिदास थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और इन्होंने अनेकों नाटक व काव्यों की रचना की और इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, विक्रमो उर्वशीयम इत्यादि, और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में होने का उल्लेख मिलता है? तो जैसा कभी लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं, जो नवरत्न थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। नवरत्नों के नाम भी हैं, जैसे जो नवरत्न थे उनमें छपंका, धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, वारामेर, वरुचि, शंकु, बेताल भट्ट और हरिसेन, ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में। क्वेश्चन नंबर 18 है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। गुप्तकालीन चित्रकला के जो सर्वोत्तम जो नमूने प्राप्त हुए हैं वो अजंता गुफा से प्राप्त हैं। इसमें जो विषय वस्तु है वो है पशु पक्षी वृक्ष फूल एवं जातक कथाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा था? तो गुप्त काल के बाद यानी उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था ऑप्शन सी नालंदा, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। भानुगुप्त का एरन से एक प्रस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है और यह 510 ईस्वी का है। इसमें उसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ वीर, जगति प्रवीरो तथा महान राजा कहा गया है और इसी अभिलेख से जो सती प्रथा का जो प्रमाण प्राप्त होता है वो इसी अभिलेख से प्राप्त होता है, एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में फायान था वो भारत आया था और ये एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों को देखने की इच्छा से एवं बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन करने की इच्छा से बाहर निकला था, यानी चीन से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कौन सा है? ये क्वेश्चन कई रूप में आ चुका है और ये इसी रूप में कई बार बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज है वो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी गुप्त काल। गुप्त काल में जो भारतीय संस्कृति थी वो अपने सर्वोच्च शिखर पर थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय ये वाकाटक वंश का शासक था। तो ये किस वंश का शासक था? तो मैंने बता दिया है, ये जो शासक था ये था ऑप्शन सी, ये वाकाटक वंश का शासक था। ये क्वेश्चन इसमें इसलिए आया है क्योंकि जो गुप्त वंश थे उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया था।
तो अभी जो रुद्रसेन द्वितीय था उसका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से, तो इसलिए सेतु बंध का रचनाकार था प्रभुसेन द्वितीय। और ये किस वंश से संबंधित था? ये था वाकाटक वंश से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये किसने कहा है भारत का नेपोलियन? ये कहा है विंसेंट स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए जो अनुमति मांगी थी वो मांगी थी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। और ये किस स्थान पर बनवाने के लिए मांगी थी? तो ये ऑप्शन बी, बोधगया। बोधगया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शकों का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? क्योंकि गुप्त काल में जो राजा थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो यह सिद्ध होता है कि उस समय भागवत धर्म प्रचलित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु। गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे विष्णु, क्योंकि इनके कई सिक्कों पर गरुड़ के और लक्ष्मी के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। जैसे समुद्रगुप्त ने जो सिक्का जारी किया था उसकी एक तरफ माता लक्ष्मी का चिन्ह था, जबकि दूसरी तरफ उसकी माता कुमार देवी और पिता चंद्रगुप्त प्रथम का चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। इसने रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली यानी दिल्ली, मेहरौली जो स्थान है वो दिल्ली में स्थित है, स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी ईस्वी में। और ये एक लौह स्तंभ ऐसा है कि ये लोहे का बना हुआ है, परंतु इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, इसलिए ये वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। फाहियान और ह्वेनसांग ने किन राजाओं के राज्यों को देखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो अभी इसके बाद का जो काल आएगा, जो राजवंश आएंगे, उसमें हर्षवर्धन का यानी वर्धन वंश का जो राजा था हर्षवर्धन। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे और ह्वेनसांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और ये दोनों ही चीनी यात्री थे जिनका भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व है। फाहियान के बचपन का नाम क्या था? तो फाहियान के जो बचपन का नाम था वो था ऑप्शन सी, कुड। और ये किसके शासनकाल में आए थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए थे और
फायांस जो शब्द है इसका अर्थ होता है फाका, जो चीनी भाषा में फा का अर्थ होता है धर्म और यान का अर्थ होता है आचार, यानी धर्म का आचार। तो इनके जो बचपन का नाम था वो था कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे उनका नाम था धन्वंतरी। और नवरत्न कौन से थे? नवरत्नों के नाम में एक बार फिर बता रहा हूं, छपंका, धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, वाराहमेर, बरूची, शंकु, बेताल भट्ट और हरिसेन, ये नवरत्न थे। और इनमें जो कालिदास थे उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक। क्योंकि यहां गुप्त काल में राजा का पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठता था, तो इसलिए जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वू की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो फायान किसके शासनकाल में बात आया था? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और शकों का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया था, इनके शासनकाल में फायान भारत आया था। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था फोक वू की। तो इसमें जो विवरण प्राप्त नहीं होता वो होता है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का इसमें कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो गुप्त स्थापित कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, हालांकि गुप्त शासकों ने बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया था, परंतु जो सबसे बढ़िया यानी सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो है ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्रों या मूर्तियों का उल्लेख मिलता है, स्थापित हैं ये। और इसके जो द्वार है उस पर गंगा और यमुना दोनों की मूर्तियां हैं, जिसमें जो गंगा है वो मकर यानी मगरमच्छ पर हैं जो उनकी सवारी है, और जो यमुना जी हैं वो कूर्म यानी कछुए पर विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16, 17 एवं 19 नंबर की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। बात करते हैं अजंता की, तो अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अजंता की जो गुफाएं हैं वो और भी जो पहले राजवंश हुए हैं उनके द्वारा भी इसमें जो है कई मंदिरों या गुफाओं का निर्माण किया गया है। और गुप्त काल में जिन गुफाओं का निर्माण हुआ है वो है 16, 17 एवं 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमर सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अमरकोश की। तो ये जिस शासक से जुड़े थे उनका नाम है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने अमरकोश की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत 319 से 320 जो प्रारंभ हुआ था यह दिया जाता है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, इसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसने सोने का सिक्का भी चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन था, वो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था और यह जो मुद्रा थी ये मध्य एशिया से लेकर के जहां जहां तक गुप्त वंश का जो साम्राज्य था उनका जो व्यापार होता था वहां तक इसके प्रमाण मिले हैं। तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव की जो रचना की है वो की है ऑप्शन डी, कालिदास ने। कालिदास ने कुमार संभव की रचना की है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक माने गए हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमांक, विक्रमादित्य एवं परम भागवत की उपाधियां धारण की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त वंश का वह शासक जिसने विक्रमांक, विक्रमादित्य एवं परम भागवत की उपाधियां धारण की थी वो थे ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत ये उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना का युग है वो है ऑप्शन सी, गुप्त युग। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्त काल के बाद के काल में यह विश्वविद्यालय था, यह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? ये बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। ये भू राजस्व की दर थी जो कि क्योंकि ये इन्होंने जो उपाधियां धारण की थी वो परम भागवत एवं वह उपाधियां धारण की थी, इनसे ये पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो ये इन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। तो शास्त्रों के अनुसार जो भू राजस्व की दर है वो 1/6 ही है और ये वही दर इन्होंने भू राजस्व की वही दर इन्होंने निर्धारित की थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल। गुप्त काल के अंतिम समय में जो अंतिम राजा हुए थे उसमें जो नगरों की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। व्यापार एवं वाणिज्य क्षीण हो चुका था, इसलिए वहां नगरों का पतन होने लगा। तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कहा यह जाता है कि ये जो लौह स्तंभ है ये उससे भी करीब 600 या 700 साल पहले का है, परंतु इसके बारे में कोई वैसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए यही माना जाता है कि इसको लौह स्तंभ को जो बनवाया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित माल विकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? तो कालिदास द्वारा माल विकाग्नि मित्र इस नाटक की रचना की गई थी। तो इसका जो नायक था
वो था ऑप्शन सी अग्निमित्र। अग्निमित्र था वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और इसमें उस काल के राजनीतिक वातावरण के बारे में चर्चा की गई है। तो मालविकाग्निमित्र नाटक का जो नायक था वो था अग्निमित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख से प्राप्त होता है या किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्राप्त होता है, जो कि हरिसेन द्वारा रचित है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त ने जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी उनके नाम हैं एवं समुद्रगुप्त तक गुप्त वंश की जो वंशावली है उसका भी इसमें वर्णन मिलता है, उस जो राजा हैं उनका भी वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखी। तो ये थे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं प्रत्येक तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। तो ये इसका भाग 1 था। भाग 2 भी जल्द ही आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।